प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज 5 जून की इस समसामयिकी की क्लास में हम समसामयिकी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और ये 10 प्रश्न होंगे 3 व 4 जून 2021, 3 व 4 जून 2021 के समाचारों से। क्लास को शुरू करें उससे पहले महात्मा गांधी के एक प्रसिद्ध कथन पर बात करते हैं कि धरती के पास सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। महात्मा गांधी का ये कथन वर्तमान में पर्यावरण को देखकर प्रासंगिक लग रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में प्रथम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में, और 1974 में प्रतिवर्ष 5 जून को यूएनओ ने वैश्विक पर्यावरण दिवस की स्थापना की घोषणा कर दी। और पहला जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। 2021 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इस पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी करने वाला देश है वह होगा पाकिस्तान। अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। राजस्थान समसामयिकी। राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पहला विकल्प है रघुनाथ सिंह कपूर, प्रताप सिंह, अंशुमान सिंह, अभिमन्यु सिंह। इसका सही जवाब होगा रघुनाथ सिंह कपूर। रघुनाथ सिंह कपूर भारत राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक थे। 1983 में ये पुलिस महानिदेशक बने, और इससे पहले आईजी का पद राजस्थान में सर्वोच्च पुलिस पद होता था। पुलिस प्रशासन गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और अगर हम राजस्थान के गृह मंत्री की बात करें, श्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है। वर्तमान में पुलिस डीजीपी की बात करें, महानिदेशक की बात करें, तो श्री मोहन लाल लाठर वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। हाल ही में समाचारों में आया कोलिहान क्षेत्र इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए है जिप्सम, तांबा, लोहा या फिर अभ्रक। इसका सही जवाब होगा तांबा। कॉपर के लिए कोलिहान क्षेत्र प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी और कोलिहान क्षेत्र से उत्तम कोटि का तांबा निकाला जाता है, अच्छी क्वालिटी का कॉपर निकाला जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यह उत्पादन किया जाता है। अगर हम राजस्थान के भूगोल में बात करें इस क्षेत्र की, खेतड़ी कोलिहान क्षेत्र की, तो उत्तरी अरावली पर्वतमाला में आता है ये। और इतिहास के रूप में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इस क्षेत्र का व्यापारिक संबंध था, खेतड़ी का व्यापारिक संबंध था। तांबा का निर्यात खेतड़ी क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता को किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। राष्ट्रीय समसामयिकी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? विकल्प ए मौजूद है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है आजीवन, लाइफ टाइम। इसका सही जवाब होगा आजीवन, विकल्प डी। और टेट के बारे में थोड़ी सी हम बात करें। टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जो राष्ट्रीय लेवल पर प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए ये एक प्रमाण पत्र है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है। और ये जो अभी फैसला लिया गया है कि इसकी वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है, ये फैसला 1 जनवरी 2011 से लागू होगा। यानी कि जिसने 1 जनवरी 2011 के बाद में टेट का प्रमाण पत्र हासिल किया है उसके लिए वो लाइफ टाइम है। इसके साथ भी हम बात करते हैं, एक नाम आता है रीट का। रीट टेट जो है शिक्षक प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, और राजस्थान में ऐसी व्यवस्था रीट कहलाती है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इसकी नोडल एजेंसी है। और रीट का अभी जो वैधता प्रमाण पत्र की उम्र है वो है 3 वर्ष की मान्यता। रीट की 3 वर्ष की मान्यता होती है। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया? और इस जहाज का जो मुख्य उद्देश्य था हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब यह होता है कि जो सागर है उस सागर में, उस जल वाले क्षेत्र में अनुसंधान करना। आईएनएस रत्नागिरी, आईएनएस संध्यायक,
INS सिंधु, INS हेमगिरी, और इसका सही जवाब होगा INS संध्यायक। और INS संध्यायक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पहली महत्वपूर्ण बात है, पहला स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज था भारत का, ये पहला स्वदेशी 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब इसका 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट हो रहा है। और इसने ऑपरेशन पवन में भी सहयोग किया था जो 1987 में चलाया गया था। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है? विकल्प ए है 2022, विकल्प बी है 2023, 2024, 2025, और इसका सही जवाब होगा 2023। अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का टारगेट प्राप्त किया जाना है, यह सरकार ने रखा है। और यह फैसला क्यों किया गया है? यह इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है भारत क्रूड ऑयल के मामले में, कच्चे तेल के मामले में विदेशों पर निर्भर है। अपनी जरूरत का, कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा वो आयात करता है। और इसमें होता क्या है कि हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो विदेश में चली जाती है। पहला फायदा ये होगा कि विदेशी निर्भरता कम होगी। दूसरा फायदा होगा एथेनॉल जो है इको फ्रेंडली फ्यूल है, इको फ्रेंडली ऑयल है। इसमें 35% से ज्यादा ऑक्सीजन होता है और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी ये कम मात्रा में करता है। एथेनॉल होता क्या है, इस पे बात करें। ये एक प्रकार का एथिल अल्कोहल होता है। पेट्रोल के साथ फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है। इसके अतिरिक्त भी चावल की फसल से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बल का वार्षिक कार्यक्रम ऑपरेशन ओलिवा का प्रयोजन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? विकल्प ए तटीय सीमा की सुरक्षा करना, विकल्प बी तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान करना, विकल्प सी कछुओं की विशेष प्रजाति की सुरक्षा करना, विकल्प डी तटीय क्षेत्रों को ग्रीन कॉरिडोर बनाना। और इसका सही जवाब होगा सी कछुओं की विशेष प्रजाति ओलिव रिडले की सुरक्षा करना। ऑपरेशन ओलिवा का उद्देश्य है। ये रहा ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन ओलिवा चलाया जाता है। और इस प्रजाति की अगर हम बात करें, समुद्र में सबसे छोटे कछुए की प्रजाति है, मांसाहारी है। ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। ये भारत में ओडिशा का गहीरमाता तट, गहीरमाता वन्य जीव अभयारण्य इनके लिए जाना जाता है। 1999 से भारतीय तटरक्षक बल ये ऑपरेशन चला रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल क्या है? तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत इसको स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य है भारत की समुद्री तटीय सीमा की सुरक्षा करना, अनुसंधान करना। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करेंगे भारत की समुद्री सीमा की जो 7516.6 किलोमीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी की है? 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद है। पहला विकल्प है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा विकल्प है नीति आयोग और चौथा विकल्प है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसका जो सही जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित की गई और यह तीसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में होता क्या है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक दी जाती है कि वे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट की मुख्य बात है 75 अंकों के साथ केरल प्रथम स्थान पर है। केरल यानी कि केरल ऐसा राज्य है भारत का जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है। 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है। सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें
तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में यूएनओ के द्वारा निर्धारित किए गए 17 मुख्य टारगेट सेट किए गए जो दुनिया को प्राप्त करना है, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला जो टारगेट है नो पॉवर्टी, यानी कि पूरी दुनिया से गरीबी उन्मूलन कर देना। इसके साथ जीरो हंगर की बात आती है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, जेंडर इक्वलिटी है। तो कुल मिलाकर 17 एसडीजी रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी पर चले हम। हाल ही में किस देश में सरकार बनाने के लिए 8 दलों का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के जो नेता होंगे नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री होंगे? विकल्प ए है इजराइल, विकल्प बी है जर्मनी, विकल्प सी है बेलारूस और विकल्प डी है मिस्र। तो इसका सही जवाब होगा इजराइल में ये सारा घटनाक्रम चला है जिसमें 8 दलों की एक सरकार बनेगी। और इजराइल की अगर जियोग्राफी को हम देखें, पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया के मानचित्र को हम देखेंगे तो इजराइल हमें नजर आएगा। इजराइल भूमध्य सागर से सटा हुआ एक देश है और इजराइल की जो सीमा लगती है इजिप्ट यानी कि मिस्र से लगती है, जॉर्डन से लगती है, फिलिस्तीन से लगती है, सीरिया से लगती है और लेबनान के साथ भी लगती है। इजराइल की अगर हम पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो यहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, संसदीय लोकतंत्र है जैसा कि भारत में है। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के सर्वेसर्वा होते हैं, भारत में भी यही भी व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है जो कि भारत में भी है। यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। 120 सीटें हैं यहाँ की संसद में और बहुमत के लिए यानी कि कोई सरकार बनेगी जब उस पार्टी के पास 61 सीटें हो। तो इसीलिए किसी एक पार्टी के पास 61 सीट नहीं थी, तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे, 2023 तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अतिरिक्त इजराइल के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं, इसाक हेरोज नए राष्ट्रपति भी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यूएनओ प्रतिवर्ष 4 जून को किस दिवस के रूप में मनाता है? पहला विकल्प हमारे सामने मौजूद है महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक प्रताड़ना निषेध दिवस के रूप में, आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, विश्व दरिद्रता उन्मूलन दिवस के रूप में या फिर अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास दिवस के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर किया जा सके। 1982 से प्रतिवर्ष 4 जून को इस दिवस को मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और भी अन्य प्रयास कर रहा है, जैसे कि 1989 में एक बाल अधिकार कन्वेंशन अभिसमय हुआ है और इस अभिसमय को भारत ने भी स्वीकार किया है। 1992 में हमने इस पर हस्ताक्षर किए इस कन्वेंशन पे। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस भी मनाया जाता है और बच्चों के लिए काम करने वाली एक विशिष्ट एजेंसी भी है यूनिसेफ। अंतिम प्रश्न की ओर चले हम। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में कहां आयोजित होगा? फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में या फिर ब्रिटेन में? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में होगा। 47वां G7 ग्रुप 7 और ग्रुप 7 की अगर बात कर ली जाए 1975 में यह बना, 1975 में बना था जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। और अमीर देशों का यह समूह है। अगर इनके मेंबर्स की बात की जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, जापान, एशिया का एकमात्र देश। इसके 7 कुल मेंबर्स हैं। कोई इसका स्थायी सचिवालय नहीं है। 1997 में रूस भी इसमें शामिल हुआ और रूस के शामिल होने के बाद G7 G8 कहलाया, लेकिन 2014 में रूस इससे बाहर निकल गया और यह भी G7 ही है। और G7 पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में यानी कि 47वां जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें विशिष्ट आमंत्रण मिला है, न्योता मिला है। तो आज की क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण समसामयिक के प्रश्नों पर बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद।